नमस्कार और एसएससी एआई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। देखिए, भारत की जो नदी बांध है ना, ये सिर्फ भूगोल की किताबों के फैक्ट्स नहीं है। ये तो इंजीनियरिंग के असली चमत्कार हैं, बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज हम इन्हें सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे। और हाँ, कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स भी देखेंगे जिससे ये सब हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले उस सवाल को सुलझाते हैं जो अक्सर हम सबको कंफ्यूज करता है कि भाई ये डैम और बैराज में आखिर फर्क क्या है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। इसको ना एक आसान तरीके से समझिए। एक डैम सड़क पर लगे स्टॉप साइन जैसा है। उसका एक ही काम है, पानी को पूरी तरह रोककर एक बहुत बड़ी झील यानी रिजर्वोयर बनाना। इस जमा हुए पानी को हम सिंचाई या बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ एक बैराज ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है। वो ट्रैफिक को रोकता नहीं है, बस उसकी दिशा बदल देता है। जैसे पश्चिम बंगाल का फरक्का बैराज, वो गंगा के पानी के बहाव को हुगली नदी की तरफ मोड़ देता है। बस इतना ही। तो अब जब हम ये बेसिक अंतर समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये इतने विशाल बांध असल में बनते कैसे हैं। देखिए, मुख्य रूप से 3 तरह की इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है और हर एक अपने आप में बिल्कुल कमाल की है। सबसे पहला और सबसे आम टाइप है ग्रेविटी डैम यानी गुरुत्वीय बांध। भाखड़ा नांगल इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। इसका फंडा बहुत सीधा है। ये बांध एक तरह से पानी से कह रहा होता है, मैं तुमसे कई गुना ज्यादा भारी हूं, इसलिए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये पूरा का पूरा ठोस कंक्रीट से बना होता है और सिर्फ अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के दम पर पानी के भयानक दबाव को रोके रहता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर जमीन ही स्थिर न हो? हिमालय जैसे भूकंप वाले इलाकों में कंक्रीट का ऐसा कठोर ढांचा तो खतरनाक हो सकता है ना। यहीं पर काम आते हैं रॉक फिल बांध, जैसे उत्तराखंड का टिहरी डैम। इसमें बीच में मिट्टी या कंक्रीट की एक वाटरप्रूफ लेयर होती है और उसे दोनों तरफ से भारी भरकम चट्टानों से सहारा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसका लचीलापन। ये भूकंप के झटकों को आसानी से झेल सकता है। और तीसरा प्रकार है आर्च डैम यानी चाप बांध। केरल का इडुक्की बांध इसी का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी ज्योमेट्री तो गजब की है। ये एक धनुष की तरह मुड़ा हुआ होता है और इसकी यही घुमावदार शेप पानी के सारे प्रेशर को बांध से हटाकर दोनों तरफ के मजबूत पहाड़ों पर ट्रांसफर कर देती है। इसमें कंक्रीट तो कम लगता है, लेकिन इसे बनाने के लिए चट्टानी नींव बहुत ज्यादा मजबूत चाहिए होती है। चलिए, अब जब हम इन ढांचों के पीछे के इंजीनियरिंग समझ गए हैं, तो भारत के उन सुपरस्टार बांधों की बात करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ये हैं भारत के सबसे ऊंचे और सबसे लंबे बांध। और जैसे ही रिकॉर्ड्स की बात आती है, सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन सामने आता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी या फिर भाखड़ा नांगल? हम सब ने बचपन से जीके की किताबों में भाखड़ा नांगल का नाम ही पढ़ा है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए, आज इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो ये रहा सीधा और साफ जवाब। अगर सवाल ये है कि ओवरऑल यानी कुल मिलाकर भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है उत्तराखंड का टिहरी बांध। ये एक रॉकफिल बांध है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अब इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना है तो ऐसे लगाइए कि अगर दिल्ली के 3 कुतुब मीनार को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तब भी टिहरी बांध उनसे ऊंचा ही रहेगा। ये सच में एक इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। तो फिर भाखड़ा नांगल का क्या? देखिए, कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हम कैटेगरी भूल जाते हैं। अगर सवाल यह है कि भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है, तब जवाब होगा भाखड़ा नांगल। तो सारा खेल कैटेगरी का है। अपनी कैटेगरी में भाखड़ा नांगल ही चैंपियन है। अब ऊंचाई से हटकर जरा लंबाई की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध है ओडिशा का हीराकुंड बांध। इसकी कुल लंबाई पता है कितनी है? लगभग 25.8 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि भाई किसी बांध को इतना लंबा क्यों बनाना पड़ा? तो जवाब छिपा है वहां की जमीन में। महानदी किसी गहरी खाई से नहीं, बल्कि एक चौड़े और सपाट पठार से होकर बहती है। इसलिए पानी को रोकने के लिए इतना लंबा ढांचा बनाना पड़ा। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर। इन सारे फैक्ट्स को आखिर याद कैसे रखा जाए? तो यहाँ हैं कुछ आसान और मजेदार ट्रिक्स जो इन नामों को आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देंगी। हमारी पहली ट्रिक आज की जिंदगी पर एक मजेदार कमेंट की तरह है। आजकल हर कोई व्यस्त होने का ढोंग कर रहा है ना? तो व्यस्त से याद रखिए व्यास नदी, और ढोंग से मिलता जुलता शब्द है पोंग। तो पोंग बांध है व्यास नदी पर।
सिंपल। अगली ट्रिक थोड़ी फिल्मी है। बस सोचिए कि काका को गुस्सा आया, उनका पारा चढ़ गया और वो गुस्से में तपती हुई नदी में कूद गए। तो पारा से बना काकरापारा बांध और तपती से बनी ताप्ती नदी। अब ये दोनों कभी नहीं भूलेंगे। ये वाला तो बहुत ही सीधा साधा और घरेलू है। जब फर्श पर तेल गिरता है तो हम क्या करते हैं? फौरन पोछा लगाते हैं। तो तेल से बना तेलंगाना राज्य और पोछा से बना पोचमपाद बांध। हो गया याद? और आखिर में एक पौराणिक कहानी से जुड़ी ट्रिक। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने बचपन में माटी खाई थी और फिर जब यशोदा मैया ने पूछा तो नाटक किया था। तो बस माटी से बना अलमाटी बांध और नाटक से बना कर्नाटक राज्य। देखिए, कहानियां फैक्ट्स को कितना यादगार बना देती हैं। चलिए अब एक और क्लासिक कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिणी गंगा, क्या ये एक ही नदी है नाम है या फिर अलग अलग? असल में ये दो अलग अलग नदियां हैं। जब कहा जाए दक्षिण भारत की गंगा तो बात हो रही है कावेरी नदी की। ऐसा उसकी पवित्रता की वजह से कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर में गंगा पवित्र मानी जाती है। लेकिन जब सवाल दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा का हो तो जवाब है गोदावरी नदी। ऐसा उसके विशाल आकार और प्राचीन होने की वजह से है। तो याद रखिए, पवित्रता के लिए कावेरी और आकार के लिए गोदावरी। हमने इन विशाल ढांचों के इंजीनियरिंग, इनके रिकॉर्ड्स, सब कुछ समझ लिया। लेकिन इन सब कुछ समझने के बाद एक बहुत गहरा सवाल मन में आता है। ये जो कंक्रीट के विशालकाय पर्वत हमने बना दिए हैं, क्या ये बदलते हुए मौसम और क्लाइमेट चेंज का सामना कर पाएंगे? जिस तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियों का स्वभाव बदल रहा है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद भविष्य के बांधों को सिर्फ पानी रोकना ही नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ बहना भी सीखना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें और हमारे इंजीनियरों को बहुत गहराई से सोचना होगा। तो ये थी भारत के विशाल बांधों की कहानी। अगर इस सफर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहेंगे। धन्यवाद।